सर्वप्रथम मैं सभी प्रेस के हमारे महानुभावों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे आने में विलंब हुआ। कुछ राजनीतिक दल की महिलाएं मुझसे चर्चा करने सर्किट हाउस पधारी थी, उन्हीं के साथ चर्चा करने में विलंब हुआ, जिसके लिए मैं एक बार फिर आप सबकी क्षमा चाहती हूँ। आज हम सब एकत्रित हुए हैं बीते संसद के सेशन के दौरान जो कृषि संबंधित बिल पारित हुए हैं उसकी एक चर्चा को लेकर। राष्ट्र के इतिहास में 70 साल की आज़ादी में पहली बार देश की संसद ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसान को सही मायने में आज़ादी दिलवाई है। हमारा देश का किसान वर्षों वर्ष तक अपनी फसल को मात्र चिन्हित मंडी में चिन्हित व्यापारियों को ही बेच पाता था। बीते संसद के सत्र में जो हमारे कृषि संबंधित बिल पारित हुए हैं उनके अंतर्गत राष्ट्र के इतिहास में पहली बार देश का किसान देश के किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को अपनी फसल बेच सकता है। ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर अभिनंदन देना चाहेंगे। जो कृषि बिल पारित हुए हैं उनके अंतर्गत किसान की फसल खरीदने वाले को तत्काल ही अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की अवधि में किसान का भुगतान करना पड़ेगा। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय कृषि बिलों के माध्यम से सरकार ने लिया है। किसान जिसको अपनी फसल बेचता है वो किसान स्वयं निर्णय करेगा कि अपनी फसल उसे कितने में बेचनी है। साथ ही अगर किसान किसी व्यापारी, किसी संगठन, किसी व्यक्ति को अगर अपनी फसल बेचता है और उसके करार को लेकर कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो किसान अपने ही ज़िले में एसडीएम अथवा डीएम लेवल पर न्याय प्राप्त कर पाएगा। ऐसी सुविधा देने के लिए ताकि किसानों के साथ न्याय हो पाए, प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार हम सब व्यक्त करते हैं। एक कृषि प्रधान देश में वर्षों वर्ष से कृषि के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने इस ऐतिहासिक कृषि के हित में कदम पर भी अपना कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त करने का दुस्साहस किया है। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान अब बिचौलियों के बेड़ियों को तोड़ पाएगा। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान को अब आप किसी भी तरीके से मजबूर नहीं कर पाएंगे। उनका आक्रोश इस बात का है कि वो किसान और किसान की प्रगति में अपनी राजनीतिक प्रगति नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस नीत यूपीए ने राज्यसभा में उपसभापति पर जिस प्रकार का आक्रमण किया वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि अशोभनीय भी। संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए, संस्कारों का उल्लंघन करते हुए जिस पद पर स्वयं देश के उपराष्ट्रपति विराजमान होते हैं उस पद पर आक्रमण करके कांग्रेस और उनके गठबंधन के सहयोगियों ने नीचता का उदाहरण दिया है। क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छी प्रथा है कि राज्यसभा में कोई उपसभापति पर स्वयं जाकर आक्रमण करे? क्या ये शोभा देता है कि आप किसानों का नाम लेकर देश की राजधानी में
किसान के उस उपक्रम को जलाएं जिसके माध्यम से वो खेत को जोतता है। इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणियां, इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस का एक अभिन्न अंग और वर्क कल्चर बन चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2019 में अपने मैनिफेस्टो में इस बात को चिन्हित किया कि वो एपीएमसी एक्ट को हटा देंगे। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सदन में और सदन के बाहर अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है कि एपीएमसी एक्ट को भारत सरकार हाथ नहीं लगा रही। आप राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं। उनका स्वयं 2013 का एक वक्तव्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जिसमें वो इस बात का समर्थन करते हैं कि एपीएमसी को हटाना चाहिए। तो जिन राहुल गांधी जी ने कहा कि ये कृषि बिल काला कानून है, क्या वो ये भी कहना चाहेंगे कि उनके और उनकी माताजी के नेतृत्व में बने कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी एक काला मैनिफेस्टो है? क्या वो ये मानना चाहते हैं कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ प्रदेश की सरकारें हैं, जहाँ पर कांग्रेस के शासन संविदा पर खेती करते हैं, तो वो अमानवीय कदम है कांग्रेस पार्टी का? तो कांग्रेस पार्टी और विशेषतः राहुल गांधी जी का दोगलापन इस विषय में जनता के सामने उभर कर आ चुका है। और अगर उनको इतनी चिंता थी इन विधेयकों के बारे में, तो वो अनुपस्थित क्यों थे स्वयं सदन की चर्चाओं में से? राजनीति करना और राष्ट्रनीति करना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राजनीति के लिए प्रयासरत हमेशा राहुल गांधी रहे हैं, लेकिन राष्ट्रनीति में सदैव सफल नरेंद्र मोदी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र जनता ने कांग्रेस के हथकंडों को भलीभांति समझा है और इसीलिए एक ऐतिहासिक जीत साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित की है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए, भले ही वो संवैधानिक पद पर हो या ना हो, इस बात की टिप्पणी करना कि जिस पीड़िता का बलात्कार होता है वो अपनी मर्जी से गई है, इससे बड़ी निंदा की बात कोई नहीं हो सकती। मैं महिला मंत्री के साथ साथ उस विभाग की मंत्री हूँ जिसके अंतर्गत महिला आयोग आता है। महिला आयोग वर्तमान में 1300 एक्टिव केसेस को परस्यू कर रही है पूरे देश में। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अशोभनीय बयान मैंने भी देखा और मैं आशावादी हूँ कि कभी न कभी, चाहे वो राहुल जी हों या श्रीमती वाड्रा, वो एक फ़ोन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी करेंगे। अब ऐसी घटनाएं और न हो, क्या और भी कड़े कानून की ज़रूरत है? मोदी सरकार ने बच्चियों के साथ गैंगरेप की सज़ा को सज़ाए मौत करार दिलवाया। आप सब इसके साक्षी हैं। मोदी सरकार ने पॉक्सो के रूल्स को लेकर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संदर्भ में विशेष कानूनी व्यवस्थाएं खड़ी की। मैं इतना मानती हूं कि सरकार की ओर से, चाहे वो बजट का आवंटन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था में संसद में कानून पारित करने की बात हो, मोदी सरकार इन सारे विषयों में एक कदम पीछे नहीं बल्कि 2 कदम आगे चल के काम करती है। मेरा ये विश्वास है कि एक स्वतंत्र देश में संविधान की मर्यादा में हम सब अपने दायित्वों का निर्वाह करके, महिला हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। मैं आज भी कह रही हूँ कि संवैधानिक पद पर रहकर मैंने न राजस्थान पर टिप्पणी की, न बंगाल में एक्टिव केसेस पे टिप्पणी की, ना ही किसी और प्रदेश के उस पर टिप्पणी की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निश्चित रूप से चर्चा की है और आश्वासन पाया है कि पूर्णतः न्याय होगा। और आज जो एक महिला पत्रकार ने पूछा कि क्या मात्र महिलाएं इस बात से कहीं ना कहीं क्रोधित हैं, मैं इस मंच पे जितने पुरुष भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं उनकी ओर से भी आपसे कह सकती हूँ कि चाहे वो भाजपा का पुरुष कार्यकर्ता हो,
या देश का सामान्य पुरुष, हम सबका ये संकल्प और अभिलाषा है कि देश की महिलाएं सम्मानित हों और सुरक्षित रहें। आप एक महिला है, हाथरस में जो बच्चे के साथ जिस तरीके से हुआ वो तो दरिंदगी रही, लेकिन चुपके से उसके शव को जला दिया गया, क्या ये उचित था? सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, देश में आक्रोश अगर महिला उत्पीड़न पर होता है तो वो आक्रोश सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं होता। देश में पुरुष भी उतना ही महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के लिए संकल्पित होते हैं। जहाँ तक हाथरस की बात है, मैंने पहले भी इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक भास्कर में अपने वक्तव्य को कहा है, जो आज दोहराती हूँ। मैं महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियाँ उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही ज़िला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने SIT का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कल ही SP के खिलाफ उस ज़िले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय ना मिले, इस प्रकार की साजिश रची गई। एक सवाल बस, और दूसरा सवाल ये है कि लगातार रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार इस पर और क्या करे? और दूसरा चीज़, वहाँ मीडिया को जाने से प्रतिबंधित क्यों किया जा रहा है? मैंने आज जो चैनल देखा यहाँ आने से पहले, उसके अंतर्गत ये मुझे आभास हुआ है कि वहाँ पर मीडिया भी उपस्थित है। लेकिन साथ ही मेरा ये मानना है कि अगर आप सरकारी आंकड़ों की मुझसे अपेक्षा करते हैं तो 2-3 विषय आपकी अनुमति से आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। निर्भया फंड का गठन हुआ था साल 2013 में, लेकिन तब की सरकार में एक भी रुपया प्रदेश सरकारों तक पहुंचाया नहीं गया महिला सुरक्षा की दृष्टि से। मोदी जी की सरकार में 9,000 करोड़ रुपया प्रत्येक जो सरकार प्रदेश की है उनका जो प्रस्ताव रहा महिला सुरक्षा की दृष्टि से, उस प्रस्ताव का समर्थन किया और 9,000 करोड़ का आवंटन इसकी व्यवस्था की गई। साथ ही पहली बार देश के इतिहास में हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क हो, उसकी रचना भी इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने शुरू की। हर ज़िले में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित हो, उसकी रचना भी मोदी सरकार ने की। आपको एक आंकड़ा और दे देती हूँ, 2015 से महिला हेल्पलाइन जो शुरू की गई, अब तक 55 लाख से ज़्यादा महिलाओं को देश में उस महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत सहायता पहुंचाई गई। 2017 में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर देश के हर ज़िले में स्थापित करने का काम हमने शुरू किया। आज हर ज़िले में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर चल रहा है। ये इससे पहले कभी नहीं किया गया, लेकिन जनता निश्चित रूप से व्याकुल मन से पूछना चाहेगी कि क्या आज भी हमें दरकार है कि हम निरंतर प्रयत्नशील रहें कि महिलाएं, बच्चे हमारे देश के सुरक्षित रहें। तो निश्चित रूप से ये प्रतिबद्धता न सिर्फ सरकार की है बल्कि ये संकल्प समाज का भी है। क्या सूचना देता है कि आपके भी सरकार में पूर्व सरकार में मंत्री भी रही और पार्टी की वरिष्ठ नेता है, जब मुझे ये शब्द कहना पड़ा कि मैं आपकी बड़ी बहन हूं। अब आप क्या कह रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, हम सबकी अभिलाषा ये है कि महिला का सम्मान हो, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के किसी भी कोने में। उसके संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री श्री से कोई भी कार्यकर्ता कोई भी वार्तालाप करता है तो स्वतंत्र एक व्यवस्था में वार्तालाप के खिलाफ कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता मुझे शोभा देगा। मंत्री जी, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि आप सवाल करेंगे तो जवाब दूंगी भाई साहब। हाँ जी, हाथरस के डीएम ने पीड़िता के परिवार वालों को समझाया कि मीडिया तो आज है कल नहीं रहेगी, हम तो रहेंगे, तो डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आप सब क्योंकि प्रशासनिक अधिकार योगी जी का है कार्रवाई करने का। मेरा पूर्ण विश्वास है कि SIT की जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो जितने अधिकारियों के खिलाफ सबूत पाए जाएंगे, निश्चित रूप से योगी जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है कि योगी सरकार से चूक हो रही है या चूक हो गई है? मुझे ऐसा, इसलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब
इस प्रकार से दे रही हूँ ताकि आप जिस सुर्खी की खोज में हैं वो सुर्खी मैं आपको ना दूँ। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, मैं इसीलिए दोबारा दोहरा रही हूँ कि जिस सुर्खी की तलाश में आप हैं उस सुर्खी को मैं ना दूँ। इसीलिए अपने बार बार आपसे आग्रह में एक भाई साहब मैं इनका जवाब दे दूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे वक्तव्य को मैं दोबारा दोहराती हूँ ताकि आप दोबारा नोट कर लें। महिला आयोग ने पहले दिन से प्रदेश और ज़िला प्रशासन के साथ संपर्क करके पीड़िता को न्याय सुनिश्चित हो इसका पूरा काम किया है। दूसरा, मैंने स्वयं योगी जी से वार्ता करके उनसे आश्वासन पाया है कि पीड़िता के प्रति न्याय भी होगा और जो इस विषय में पीड़िता को न्याय से वंचित रखने का दुस्साहस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी योगी जी कार्रवाई करेंगे। मैं उनके इस आश्वासन से आश्वस्त हूँ। जी भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब। हाँ, केंद्र में और राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार में आपका जो है पार्टी की सरकार है मैडम, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई। इस संबंध में जानना चाहते हैं। साहब ने कहा कि योगी जी काफी सतर्क हैं, लेकिन उस पर केंद्र सरकार क्या निर्णय ले रही है? इस समय बलात्कार, हत्या पूरे प्रदेश में एकदम चरमराई हुई कानून व्यवस्था। आज आप सबके सम्मुख आने से पहले सपा की कुछ बहनें आई थीं, उन्होंने मेरे साथ बैठ के वार्ता की और शायद ही ये कभी हुआ होगा कि दो राजनीतिक दल की महिलाएं एक साथ बैठकर संकल्प लें कि महिलाओं के प्रति न्याय हो। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पर भी एक विख्यात सपा के नेता के खिलाफ रेप का केस चल रहा है। मेरा इतना मानना है अपनी संवैधानिक पद पर रहकर कि जो हमारा जुडिशल तंत्र है उस पे आप विश्वास बनाकर रखें। एविडेंस के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये जुडिशरी भी सुनिश्चित करेगा। ये उत्सुकता है लोगों में। जी मैं जानती हूँ। मेरा ये आपसे आग्रह है, आपके लिए पीड़िता हेडलाइन होगी, वो किसी की बेटी है, उस बेटी का सम्मान करें। टीआरपी की कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी रहते हैं आपके, लेकिन उस बेटी का सम्मान करें। मैं आज यही आग्रह कर सकती हूँ। उसके साथ जो घटा उस पे अपनी टीआरपी की रोटी ना सेकेंगे तो उस लड़की के साथ न्याय होगा, तब उसका सम्मान होगा। योगी सरकार की इतने घंटे मीडिया को परिजनों से दूर रखा, अब छोड़ा क्यों? देखिए, मेरा इतना मानना है कि जब ज़िले के अधिकारी कोई निर्णय लेते हैं प्रशासनिक, तो उसके ऊपर केंद्रीय मंत्री का टिप्पणी करना, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ ज़िला अधिकारी को। मेरा इतना कहना है कि आज इस वक्तव्य से पहले जब मैं आई और मैंने चैनल देखा तो वहाँ पर रिपोर्टर उपस्थित थे। मैडम, किसी बिल में मेरा सिर्फ एक सवाल है। हाँ जी सर। सरकार जो भी बिल लाती है उसको विरोध करता है, उनका अधिकार है, लेकिन क्या सरकार हमेशा इस बात पर फेल हो जाती है कि अपनी बात तक जनता में नहीं पहुंचा पाती? इस समय जब बिल अच्छा भी लाई है लेकिन किसान उसको समझ नहीं पा रहा है, तो सरकार का फेलियर मानती है या अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का? ऐसा है साहब, दिल्ली में